अलीम खान साहब, अजमतुल्लाह खान साहब, प्रोफेसर शाहीन खान साहब, वारिस साहब, माय यंग कलीग्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, this had been a source of our concern since very long time. The concern was, मैं इसको आज अपन बात करते वक्त मेरी ये कोशिश नहीं रहेंगी कि दिस विल बी अ काइंड ऑफ स्पीच और समथिंग। मैं आप लोग से एक चीज़, दिल का हाल, हमारी सोच, हमारी इंट्रोस्पेक्शन और हम क्या चीज़ में फ़िक्रमंद है, नॉट नेसेसरली हम हैं, हमारे सबके बारे में हमारा क्या वो था। मेरी एक इत्तेफाक से आई बिगिन विद अस कि मेरी वारिस भाई की और अलीम खान साहब की जो मुलाकात थी वो बड़ी इत्तेफाक की रही और वी नेवर वांटेड टू परहैप्स मीट ईच अदर। मिलियन मार्च के लिए शायद एक मीटिंग थी मुश्ताक मलिक साहब के पास, तो मैं कोर्ट में था, शकील है और एक शकील बी, ये हमारे शकील ए हैं, तो शकील बी थे, मैं पोस्ट में था हाई कोर्ट पे, तो शकील आके बोले कि हम परमिशन पूछ रहे थे पुलिस वालों से और परमिशन पुलिस वाले हमको नहीं दे रहे। तो मैं थोड़ा रिएक्टिव रहता हूँ हमेशा थोड़ा, तो मैं रिएक्ट करके बोला पुलिस वालों के पास जा क्यों रहे हैं और उन्होंने हमको परमिशन देने वाले हैं कौन। लेकिन हुआ ये कि एक एप्लीकेशन फाइल थी और वो रिजेक्टेड थी और वो थी विनोद कुमार के सामने, जिसकी बैकग्राउंड थोड़ी सी मेरे को मालूम है, ऑरेंजिश थी। तो बहरहाल हम गए, फिर से एप्लीकेशन लिखे और फिर हम गए, उस दिन तक भी हम नहीं जानते थे और एप्लीकेशन फिर से लिखे, पुलिस के सामने रखे, जहाँ पे मैं परमिशन नहीं पूछा, मैं ओनली इन्फॉर्म करा। तो एक 2 मिनट में मैं ये सोच रहा हूँ ये बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए। तो जब मैं आर्ग्यूमेंट के लिए था, क्योंकि विनोद कुमार प्रोफेशन में भी मेरे से जूनियर थे, कुछ लिबर्टीज़ थे, तो मेरा उनसे आर्ग्यूमेंट ये था कि हम सॉवरन है, कंट्री डेमोक्रेटिक है, हम सॉवरन है, हम सिटीज़न ऑफ इंडिया है और हमारे पास अगर जो स्टाफ है और हम अपने स्टाफ को अगर सैलरी देते हैं तो हमको तो कभी परमिशन की ज़रूरत नहीं होती। तो फिर हमारे टैक्स पे लेने वाला, सीआरपीसी में पब्लिक सर्वेंट बोला जाने वाला, ये कहाँ से ओनर होगा और ये कहाँ से हमको परमिशन दे रहा। तो जज साहब का सबसे पहला सवाल था कि आप परमिशन पूछे क्यों। तो मैं पलटा, देखा शकील भाई मुस्कुरा रहे थे, मुजफ्फरुल्लाह खान साहब मेरे साथ थे। तो बहरहाल वो आर्ग्यूमेंट कभी भी इस बुनियाद पे नहीं रही कि परमिशन होना था या नहीं होना था, इस बुनियाद पे थी कि हम सॉवरन हैं, हम इसीलिए चोरी नहीं करते कि पुलिस से डरते, हम इसीलिए नहीं चोरी करते कि हम सिटीजन हैं, ये कंट्री हमारी है। तो हमको आप बोलने की कोशिश मत कीजिए कि हम क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वी परहैप्स नो बेटर देन यू। आप अपना जॉब कीजिए और आप हमारी सर्विस करिए। इस किस्म की आर्ग्यूमेंट हुई और उसमें जज साहब बोले हाउ मैं भी पब्लिक सर्वेंट हूँ। तो मैं बोला फिर अब आप क्या करना चाह रहे। तो ही सेड आपका जो नया एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन पे अपन एक डिसाइड करेंगे, पुलिस को बोलेंगे एप्लीकेशन को डिसाइड करो। आई सेड ऑल राइट। नेक्स्ट डे मिलियन मार्च जो हुआ वो हिस्ट्री है, आप लोग सब देखे। उस वक्त पे जब मिलियन मार्च का स्टेज था तो शायद एक दूल्हे का, जब बचपन का मेरे दूल्हे का स्टेज देखता था जिसमें चाय और बिस्किट और वो सब थे, तो 10 बाय 10 का स्टेज था, हम ठहर भी नहीं सक रहे थे। और उसमें जो ओरिजिनल लोग एक को एक जानते थे, वारिस भाई, अलीम भाई, मैं, बाद में तो फिर काफ़ी बड़े बड़े लोग स्टेज पे आए और वो सब हुआ और मिलियन मार्च हैज़ बिकम ए हिस्ट्री। मेरे को तो वो मिलियन मार्च की कैप्सूल परसों कनाडा से आई, वेर वो अल जजीरा वाले भी बताए। मैं आप लोग से बड़ा कंसर्न ये हूँ कि हम अपनी जिम्मेदारी को क्या करना चाहिए। अपनी जिम्मेदारी में 2 जिम्मेदारियाँ हैं। एक हमारी पहली जिम्मेदारी है हमारी फैमिली, वो तो है और रहेंगी भी, बट द सेकेंड पार्ट इज कि हमारी जिम्मेदारी टुवर्ड्स द सोसाइटी क्या है। मैं बड़ी मुश्किल से उर्दू की कोशिश करके मेहनत करके सीखा और उसमें एक शेर मेरे को बहुत ज़िंदगी भर पसंद रहा, जहाँ पे याद नहीं है, अनरिपोर्टेड है वो, कि दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, लोगों ने मेरे शहर से रास्ते बना लिए। जो 700-800 साल की हिस्ट्री है आपकी, 600 है इनफैक्ट, वो 800 थोड़ी एग्जैजरेटेड है, 600 साल की हिस्ट्री है। हमारे कपड़े आज तक फैशन में हैं,
आपको मालूम है कि शर्मिला टैगोर के जो सास थे, हमीदुल्लाह की बीवी, वो साड़ी बनाने के लिए दुनिया के सबसे बड़े फैशन डिज़ाइनर्स आए और उसका इंटरव्यू था कि मेरे को 6 महीने लगे। दैट इज़ द फैशन ऑफ मुस्लिम्स। हमारा खाना आज तक फैशन में है, आप लोग को मालूम है, हमारी ज़बान, हमारा कल्चर, तो फिर हम बैकवर्ड क्यों हैं? अब इसमें एक सवाल हमेशा मेरे दिमाग में सताते रहता कि हमको क्या करना चाहिए। तो मैं बड़ा कंसर्न था कि हम क्या चीज़ देखना चाहिए और हम क्या चीज़ मिस कर रहे हैं लाइफ में। तो प्रोफेशन तो मेरा एक ही पॉइंट ऑफ सर्वाइवल था। Perhaps I was a very bad student, तो I couldn't have become anything else than a lawyer। वो सिचुएशन पे वकालत थी। लेकिन आप लोग जानते हैं आज तो फर्स्ट प्रेफरेंस इज एडवोकेसी, वकालत में भी और जजेस में भी, और आपके जो कॉर्पोरेट की जो दुनिया है, सिम्बियोसिस के मेरे पास अब कंसिस्टेंटली कलीग्स आ रहे हैं। मैं पुराने शहर में, शायद मेरे वालिदैन 68 में शिफ्ट हुए थे और आई वॉज वन अमंग द 7 ब्रदर्स। तो मैं आज तक एक बात बोल सकता हूँ, मेरे को कोई नाम नहीं पूछा, मेरे को कोई पुराना शहर नहीं पूछा, मेरे को कोई नहीं पूछा। मैं एक रेजिलिएंट तबीयत का आदमी था और शायद मेरे को ऐसा दिखता था कि अगर मैं सही हूँ तो फिर मेरे को नहीं किसी से डरना चाहिए। तो मैं बड़ा परेशान था ये बात पे कि हम क्या चीज़ मिस कर रहे हैं। और पार्टीशन हुआ, वो फला हुआ, वो मुसलमान हुकूमत करे और वो करे और जुल्म करे और उनको कुछ काम ही नहीं था, खाली इनके औरतों के पीछे भागते थे। वो सब स्टोरी अपनी जगह है। मेरी इंट्रीगिंग तबीयत से आई फाउंड आउट वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। मैं चाह रहा हूँ कि हम सब इसको शेयर करेंगे। मैं इस वास्ते भी शेयर कर रहा हूँ, एक बात थी कि जब हम नए नए वकालत में आए थे तो हम लोग को क्या होता था, वकालत की शुरू की ज़िंदगी बहुत फ़कीरी की रहती है और मॉर्निंग कोर्ट की प्रैक्टिस, शायद मेरे लेडी कलीग्स इसको एग्री नहीं करेंगे, हम लोग करते थे। सुबह सुबह जाते तो पत्ते वाले और शराब वाले आते तो 200, 500, 600, 700 और इट वॉज अ वेल्थ विद अस। तो हमको पैसे कमाने की भी ज़रूरत होती थी। आजकल मैं देख रहा हूँ कि वकला को पैसे कमाने की इंथुसियाज़म नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इट शुड बी लस्ट, बट आई फील इट शुड बी इंथुसियास्टिक। तो मेरे को ऐसा दिखा कि हम क्या चीज़ मिस कर रहे हैं। तो व्हेन आई फाउंड आउट, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ फाउंड आउट करा और मैं चाह रहा हूँ आप लोग के साथ शेयर करूँ। मैं और एक बात भी शेयर कर रहा था कि शुरू जब हम लोग प्रैक्टिस में आए थे तो 7 लोग थे। तो हमारे कोर्ट के बाजू हनीफ अली साहब थे। ऐसे कुछ सीनियर्स देखे कि शायद हम लोग तेज़ मिजाज थे या वायलेंट थे या कुछ थे, तो वो लोग हमको क्या करते थे कि फ्राइडे इवनिंग रिफ्रेशमेंट पे बुलाते थे। आई एम टेलिंग यू, इट वाज अ फीस्ट। वो समोसे और वो सब फीस्ट होती थी क्योंकि पैसे बिल्कुल ही नहीं रहते थे। तो फीस्ट में जाने के बाद हमको सीनियर्स स्टार्ट करे प्रैक्टिस कराना। तो उसमें हमारा एक एहसान रहेगा, एक सीनियर थे समीउद्दीन अंसारी साहब, कम्युनिस्ट थे। उन्होंने हमको बिठा के 5-7 लोग, जिसमें एक शुजाउद्दीन है, एक नजीब खां है, एक फारूक सलाउद्दीन है और एक अल्ताफ़ है, ये एक हमारा ग्रुप रहा। और फिर वो ग्रुप के बारे में कभी आप लोग मालूम कर लीजिए कि किस पैमाने पे वकालत वहाँ से हुई। समीउद्दीन अंसारी साहब की एक चीज़ थी, वो बड़े पाए के वकील थे। तो वो सवाल सबसे पहला तो मेरे को बहुत जल्दी शायद रहती थी जवाब देने की। तो समीउद्दीन साहब एक बार पहली बार सवाल करके बोले कि सीपीसी में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। तो 6 महीने में आपको सिर्फ इंजंक्शन मालूम रहता। तो मैं बोला ऑर्डर 39। तो बोले जल्दी मत कीजिए, एक बात याद रखिए, सेक्शन 9। और वो बात आज तक इट हैज स्टक माई माइंड। वो इस वास्ते बोले कि आप एज अ लॉयर अपना दरवाजे के बारे में नज़र रखना ज़रूरी है। सेक्शन 9 गिव्स यू जुरिस्डिक्शन ऑफ सीपीसी एंड अगेंस्ट एनीबडी अनलेस बार्ड। अगर आपका जहन ये रहा कि हमको क्या दरवाजे से एंटर करना है, तो आपकी रिजल्ट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर डिसीजन। मेरे को याद रह गया, हम काफ़ी उनसे सीखे और हम काफ़ी उनके इंतकाल तक ये बार बार मैं सामने भी आने का इत्तेफाक हुआ और मैं जजेस को भी बोला कि मैं जो भी आर्ग्यू कर रहा हूँ साहब ही सिखाए थे।
मैं उस इंतज़ाम में जब आगे बढ़ा, अपनी मेहनत को करने की कोशिश करा, तो मैं एक चीज़ महसूस करा कि इंडिया को जो पार्टीशन मिला, ये मैं समझता हूँ कि मैं शेयर कर लूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि मेरे को अपने बारे में भी, अपनी मेमोरी भी थोड़ी रिवाइव करना है। तो हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से मिला, जो आजकल बहुत चल रहा है कि वो पार्टीशन ऐसा हुआ था और वो मुसलमान हुए थे और ये हुए थे। और हमको, मैं कुछ डेट्स नोट करा था जो मेरे को याद भी थे, मगर मैं करा कितनी इंपॉर्टेंट डेट्स है। देखिए, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आई तो पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन से आई, हमको बाय इनैक्टमेंट आई, हमको कोई चीज़ ऐसा नहीं मिली। इनैक्टमेंट की इंपॉर्टेंट डेट है 2/8/1935, जहाँ पे वो इनैक्टमेंट को रॉयल एक्सेंट मिला बाय द क्वीन ऑफ इंग्लैंड कि इंडिया को अब पार्टीशन कर दिया जाए, इंडिपेंडेंस दे दिया जाए। उसके बाद 1/4/1937 को ये एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ। इम्प्लीमेंट के बाद हमको सब मालूम है कि हमारे पास एक असेंबली बनी, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बोलते हैं, और वो असेंबली काम स्टार्ट करी। उसकी बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है 26/1/1950। वो डेट हम बोलते हैं कि हमको रिपब्लिक हुए 1950 में। अब इंपॉर्टेंस देखिए, फ्रॉम 1937 टू 1950 जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हमारी थी, हमारे डिबेट्स हो रहे थे और हमको कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो उसमें हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बाय पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन गवर्न कर रहे थे। जब ये कमेटी फाइनल हो गई 26 नवंबर 1949, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ, और 26 जनवरी 1950 को हम अडॉप्ट करें, तो दैट इज द डेट वेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रिपील्ड। मेरा ये सारे लोगों को, कुछ ब्लॉग्स पे भी कलीग्स मेरे नाम पर लिखे हैं, वो है, और इनके ऊपर डिबेट्स होते रहते हैं, और मेरा बोलना ये रहता कि इंडिपेंडेंस जो थी वो किसी की तरफ से नहीं आई, पार्लियामेंट ऑफ उससे आई। मैं ये आप लोग के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि मैं जो सोच रहा हूँ उसको अगर सेकंड ओपिनियन आई कि मैं जो सोच रहा हूँ सही सोच रहा हूँ, और चूँकि मेरे को काफ़ी ब्लॉग्स में लोग मेंबर्स बनाए, मेरे जो कलीग्स थे, और आरएसएस से तो मेरी पैदाइश से दुश्मनी रही, और मैं उनसे बड़ा ब्रेजन बहस भी करता हूँ, कुछ डिबेट्स में भी गया मैं। और जब मैं ये बात बोला कि आपको इनैक्टमेंट ब्रिटेन से आया, आप बिलीव करिए उन लोग के पास उसका जवाब नहीं था, क्योंकि ये सच्चाई है। द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, जब 14 अगस्त 1947 को हमारा पार्टीशन हुआ, तो जो बेसिक कंसेप्ट हम अब तक मिस कर रहे थे कि 15 अगस्त इज इंडिपेंडेंस। हमारा पार्टीशन हुआ 14 अगस्त को, क्योंकि पाकिस्तान पहले में बना और इंडिया बाद में बना। जब हमको इंडिया बना तो हम जब भी ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री लॉ के अंदर थे 1950 तक, 49 तक। जब हमको कॉन्स्टिट्यूशन मिला तो 545 रजवाड़े गवर्नमेंट्स को जब इंडियन गवर्नमेंट मर्ज करी, तो हमको ये बोल के मर्ज करी कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कंट्री का जो हमारा फॉर्मेशन है, इट इज एन एग्रीमेंट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और हमको ये मालूम है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1800 से था, जो रिपील नहीं हुआ। तो हमको जब आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, और आजकल कॉन्स्टिट्यूशन बदला जाएगा, उसमें गाय आ जाएंगी और उसमें बछड़ा आ जाएगा, और वो सब जो नॉनसेंस हमारे साथ चल रहा, मैं सोच रहा था आप लोग के साथ शेयर करूं और देखूं कि ये मेरी सोच मेरे बाद में करा दिए गर्म होना, मैं करके ये देखूं कि ये चीज़ें मैं आरएसएस के डिबेट्स में भी रेस कर रहा हूँ, और उनके साथ भी ये बात कर रहा हूँ कि आप कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदल सकते, कोई भी नहीं बदल सकते, पार्लियामेंट भी नहीं बदल सकते। उसकी वजह ये है कि इंडिया वाज नॉट इंडिया। अगर आप इंडिया की बात कर रहे हैं तो फिर भूटान को भी लाइए, और ये बाजू जो हमारे मलेशिया है सब लाइए। ऐसा इंडिया नहीं था। इंडिया इज ओनली इंडिया आफ्टर 1947। तो जब हमको आप इंडिया बनाए तो आप इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन के साथ बनाए। तो अगर इंडिया है तो कॉन्स्टिट्यूशन से है, वरना नहीं है। मैं आप सबसे ये बात शेयर करने की वजह यह है कि
शायद हमको ये स्टैंड लेना क्या ज़रूरी है या नहीं है। उसकी वजह ये कि अब अगर आज ये बात होती जाए और ये आरएसएस की मैकेनिज्म और मशीनरी में ये बात होती जाए कि नहीं नहीं हम जब मेजॉरिटी में आ जाएंगे, तो मेजॉरिटी कहाँ से आ जाएंगी? पार्लियामेंट भी तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से है, तो आप अपनी माँ को कहाँ से बदल सकेंगे? मेरा ये सोचना है कि हमारे एक एक वकील के पास, अगर जैसा मैं हूँ, मैं देखा, मैं सबसे कम प्रैक्टिस मेरी है, तो मैं देखा 50-100 तो क्लाइंट कैसा भी कांटेक्ट में आते, और अगर बात करते करते हम अपनी कौम में ये बोले कि इंडिया बना कॉन्स्टिट्यूशन से, तो हमको ये बात इनकलकेट करना इस वजह से ज़रूरी है कि हमको मालूम होना ज़रूरी है। मेरे को भी नहीं मालूम था, मैं तो बड़ा इंक्विजिटिव था कि इसको कैसा काउंटर करना चाहिए, इनके नैरेटिव को। देखिए, इनके नैरेटिव और इनके डिस्कोर्स में एक बहुत बड़ा फर्क है। दे स्टार्ट अ नैरेटिव, गिव इट टू यू। हम लोग क्या करते हैं, अपने पास पोस्ट करते 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 करते, एंड दैट ऑटोमेटिकली बिकम्स अ डिस्कोर्स। मैं सबसे पहले करता हूँ कि अगर कोई बहुत तकलीफ होती मुसलमान औरत के बारे में सुनने, तो दैट इज सेंटिमेंट ऑफ एनीबडी। आप जंगे बदर से जंगे यरमुक तक देखिए, और मुसलमान औरतों का बेइंतहा कम्बैटिव रोल इस्लाम में रहा। मेरे को तो ऐसा कभी नहीं देखा। मेरी वालदा थे, उनका कभी नाम मेरे वालिद नहीं बदले। मैं खुद मेरी बीवी का नाम जो है ओरिजिनली मुसलमान नाम जो रहता, उसको मैं नहीं बदला। मैं खान लगा दे के उसको अडॉप्ट करके मैं नहीं करा। इट इज़ नॉट अबाउट द जेंडर, इट इज़ अबाउट द वननेस। मैं 2-4 चीज़ें सोच रहा था, तो मैं सोचा इसको एक बार आप लोग से डिस्कस कर लूँ। हमारी कैबिनेट मिशन प्लान में जब ये बना कि आप कॉन्स्टिट्यूशन पहले दो तो हम रिपील करेंगे, तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में अम्बेडकर बैठे, मुंशी और उनके सारे ये जो लोग बैठे, तो मैं हर बार आपके जो टीवीज़ हैं उनके ऊपर भी बात होती, तो मेरा ये बोलना रहता कि द कॉन्स्टिट्यूशन, it's not about a lung or a kidney or something. Constitution is only about Article 12 to Article 36 जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। It starts with the state, 12-36 पे एंड होता, उसके बीच में हमारे फंडामेंटल राइट है, राइट टू स्पीच है, राइट टू लाइफ है, राइट टू डिस्क्रिमिनेशन है, हमारे खुद 26 से 30 तक जो राइट्स हैं, मुस्लिम राइट्स है, माइनॉरिटी राइट्स है, एजुकेशन राइट्स है। मेरा ये बोलना है कि ये हमारा हक है, मेरा ये सोचना और मानना है, एंड आई हैव अ कन्विक्शन फॉर दैट कि ये हम बनाए सो है। देखिए, इंडिया इज नथिंग विदाउट इट्स सिटीजन। क्योंकि आप देखिए, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को मैं बार बार पढ़ना शुरू करा तो देखा कि आर्टिकल 1 and 5 टू इट स्टार्ट्स फ्रॉम अप टू 11 इज ओनली सिटीजन्स, और सिटीजन हम बाय बर्थ है। अलीम भाई याद है, पहली बार मेरे को ये इस किस्म की बात करने की आदत थी नहीं, जब तक कोई सामने से जज नहीं सवाल करे। तो पहली बार मैं स्टेज पे ठहर के हवा में देखा तो मेरे को मेमोरी लॉस होती थी। तो वो वारिस भाई वहाँ बैठे हुए हैं, यूँ करके उन्होंने मेरे को, और अलीम भाई थे आजू बाजू ठहरे थे और बोले बात करो। तो आई वॉज ड्रेंच्ड जब पहली बार मैं वो मिलियन मार्च को एड्रेस कर रहा था, और मैं शिविर भी कर रहा था, शायद बाहर नहीं दिखा, कोट वोट पहना होता। बट द पॉइंट इज दिस, मैं स्लोली अपने आप को गैदर करा, गार्नर करा, और आई थॉट के अब अपन एक काम करेंगे कि अपन इसको डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। डिस्कस करना इस वास्ते स्टार्ट करेंगे कि मैं अपने डिबेट्स में काफ़ी चीज़ देखा, और काफ़ी डिबेट होते, और देखिए 2 माइंड्स है, कंस्ट्रक्टिव माइंड्स है और प्रोस्पेक्टिव माइंड्स है, तो डिबेट इज़ बाउंड टू हैपन। मैं उस पर नहीं हूँ। मेरा सवाल ये है कि मैं आप सब लोग बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग मुस्लिम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स है, मैं आप लोग को क्यों नहीं चाहना चाहिए? और बावजूद डिस्पाइट ऑल द वीकनेसेस एंड ऑल द माई बुरायां, आप लोग मेरे को क्यों नहीं चाहना चाहिए? बिकॉज वी आर नॉट ब्लड ब्रदर्स, हम लोग सुन्नत के भाई हैं। वी आर नॉट बॉर्न टू ईच मदर्स, हमारी माएँ अलग है, हमारे वालिदैन अलग है, लेकिन हमको फिर एक से एक डिफ्रेंशिएट करने की क्या वजह है? मैं, वारिस भाई और अलीम भाई थे, पहली हमारी मीटिंग मेरे को याद है, बहुत ही एमेच्योर था मैं, मिलियन मार्च 2 years बैक। तो मेरा ये बोलना था कि मेरे को एक चीज़ बड़ी याद है और विच इम्प्रेसेस मी अ लॉट, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले ये करे कि चादर लिए 4 जो वहाँ के लोग थे एज इट इज़ उनको कोना दिए, और फिर
हजरे अस्वद अपने हाथ से उठाए। मैं उस बात से एक चीज़ सोचा कि वारिस भाई मेरे को, मैं वारिस भाई को, आई एम टेकिंग लिबर्टी ऑफ टेकिंग सम नेम्स, और अलीम भाई मेरे को, मैं अलीम भाई को, हमको एज इट इज़ एक दूसरे को एक्सेप्ट करना है और उसको यूनाइट होना है। प्रॉब्लम क्या है, हैदराबाद में 5000 वकला हैं और मैं समझता हूँ ईजिली 2000-3000 के बीच में मुस्लिम वकला है। आई एम नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट अ मुस्लिम वकला और अदर वकला, क्योंकि मैं देखा वकील जब एलिमेंट में अपने आ जाता तो आई हैव सीन लॉट ऑफ नॉन मुस्लिम्स फाइटिंग वेरी हार्ड विगरसली फॉर मुस्लिम कॉज, और वी परहैप्स आल्सो हैव फॉट विथ फॉर हिंदू कॉजेस। तो वकील का एक एलिमेंट बिफोर द जज इज डिफरेंट, लेकिन माइंड यू आज वो चेंज हो रहा। फ्यू एडवोकेट्स आर गेटिंग ऑरेंज, हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमको इंस्ट्रक्शंस है, हमारे मजहब से इंजंक्शंस है कि आप दूसरे को भी गलत मत देखिए, लेकिन दूसरी जगह हो रहा। मैं आपको बताता हूँ ऐसे ऐसे चीज़ें हो रहे जहाँ पे मेरे साथ हुआ। मैं स्टैंडिंग काउंसिल था शायद वक्फ बोर्ड का, आई डोंट रिमेम्बर दैट टाइम, तो उसमें वेदुला वेंकट रमना के बारे में इन लोग को बड़ी बड़े इम्प्रेस है वक्फ बोर्ड, तो मेरे केस में बोले साथ रखिए। तो वेदुला टर्न्स अराउंड एंड टेल मी कि मैं एक स्टैंड लेना चाह रहा हूँ कि वक्फ ट्रिब्यूनल को जुरिस्डिक्शन नहीं है, सिविल कोर्ट को जुरिस्डिक्शन। आई सेड सर इफ यू टेक दिस स्टैंड आई विल गो आउट ऑफ द वकालत। उसकी वजह क्या थी, अगर उन्होंने ऐसा स्टैंड लेते तो 10 ऐसे मैटर्स थे जो उनके सामने थे और उन्होंने जीत जा सकते थे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे चंद लोगों को ये बिलीफ है, मेरे को नहीं मालूम उनके बिलीफ का रीजन क्या है, अनलेस दैट इज विथ मैलिफाइड और विथ वेस्टेड इंटरेस्ट, कि नहीं हिंदुओं से काम होता। It's a wider plentitude of belief by your Muslims, started by दरगाह के जो लोग हैं, मैं उनको देखा काफ़ी हद तक उनको आरएसएस से उन लोग बड़े क्लोज रहते। मैं आई एम नॉट हियर टू मेक एनी कमेंट अगेंस्ट इट, मेरे को इंटरेस्ट भी नहीं है किसी के खिलाफ कमेंट करने का। जितनी मेरे दिल में थी मेरे भाई उतनी पूरी शिकायतें यहाँ ठहर के कर दिया, हम कन्विंस के पूरे हो गए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ऐसी चीज़ है जो हमको एक नहीं कर सकती? अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको एक नहीं कर सकते तो फिर क्या ऐसी चीज़ है जो हमको एक करना चाहिए? मैं कुछ और चीज़ें हैं जो इसके साथ साथ छोटे पेपर पे नोट्स थे, आई हैव अ ग्लांस। मेरा सेकंड कंसर्न है लॉ। देखिए जब हमको कॉन्स्टिट्यूशन मिला तो मेरे को जितनी नॉलेज आई, जो माई मेमोरीज है उसमें, कि हमको सीपीसी मिली, सीआरपीसी मिली। हमारा बेस जो है, अगर आप इसको गॉस्पल बोले तो सीआरपीसी। तो फिर कहाँ से ये एनआईए एक्ट है, कहाँ से ये पोटा और ताड़ा और ये एक्ट आ रहा और उसका कुछ काम हो रहा और उसके बाद ये एक्ट फिर रिपील भी हो जा रहा, और उसके सारे ग्रीवियंसेस जो है, विक्टिम्स जो है, जो एक पर्टिकुलर टाइप के लोग हैं। देखिए माय बिलीफ इज ह्यूमन एट्रॉसिटी आज की नहीं है, किसी कौम की नहीं है, सबकी है। इट स्टार्टेड विथ रोमन्स जितना मेरे को मालूम है, वो लोग तो गर्म तेल में आदमी को स्लोली डुबा देते थे, और उन पहली बार चूहे जो उनके पास थे पेट पे बनते थे, वो चूहे वुड come across in the body. So atrocity had been part of human life, perhaps what I can understand. मगर आप देखिए जब इस्लाम आया तो वो जहालिया में इस्लाम आया, और रसूलुल्लाह आए तो सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये था कि ही ब्रॉट इन इक्वालिटी। उन्होंने बोले आप औरत को इज्जत करो मैं तुमको जन्नत देता हूँ, वो बोले आप एक को एक भाई समझो मैं तुमको जन्नत देता हूँ, और ऐसे ऐसे चीज़ें दिलाता हूँ। सॉरी थोड़े थोड़े कोट्स को थोड़ा अपन, ये क्या था, पहली बार जब मैं ये डिबेटिंग क्रिश्चियन से भी करा, डिबेट नहीं, उनके जो आज बिशप से मैं बात करके बोला साहब आप बताइए रोमन कैथोलिक्स में कहाँ पे आपके पास तो लॉ ही नहीं था, आपके पास तो बाइबल ही नहीं था। पहली बार जो सुन्ना आया, जो कुरान शरीफ आई, उसमें कल्चर आया, रूल्स आए, इक्वालिटी आई। आप बताइए मेरे को कौन सी दुनिया की हिस्ट्री में इक्वालिटी आई बिफोर इस्लाम? Invent of Islam brought 3 major things in life according to me. एक equality of life. हमारे सबसे पसंदीदा हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आज भी आप देखिए any black would go and kill a white for a cigarette packet in US. और आज तो यूएस में शायद ये लॉ है कि अगर कोई आदमी मार दिया 700 रुपए से कम के लिए तो गुनाह नहीं है, बिकॉज इट इज एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी। absurdity of thoughts, absurdity of law.
हम लोग को एक चीज़ एज वकील मैं आप लोग से भी चाह रहा हूँ कि आप लोग भी इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, हेल्प कीजिए, एक को एक मेरे को स्पेशली कीजिए। मैं हर बार आप लोग जहाँ बैठे जहाँ है जितना कर सकते हैं मैं आपके साथ हूँ कि ये जो रेप्रेसिव लॉज है, ये रेप्रेसिव लॉज स्पेशली चंद लोगों के लिए आते हैं। इसमें कभी बम्मन नहीं आएगा, कभी अपर कास्ट नहीं आएगा, इसमें वही लोग आएंगे जिसको इन्हों टारगेट करना चाहते। तो दिस इज आवर ड्यूटी टू स्टैंड अप। कौन चैलेंज करेगा? आज कोरोना कोविड-19 आया, वी ऑल लुक्ड अप टू द डॉक्टर्स। या हमको घर बनाना है तो वी लुक अप टू आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स। तो फिर हम नहीं तो और कौन ज्वाइन करेंगे? हु विल इंट्रोस्पेक्ट, हु विल स्टैंड अप एंड टेल द पीपल दिस इज योर राइट, दिस इज अ वुमेन्स राइट, इट इज हर राइट आइदर टू हैव अ बुर्खा और नॉट। आज तो पूरे बड़े बड़े उस्ताद बुर्खा पहन के फिर रहे। तो सी ये ह्यूमन प्रॉब्लम को फेस करना मैं समझता हूँ, अगर अपन अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स को भी देखेंगे, जो अपने ह्यूमन राइट्स को भी देखेंगे और अपने इंडिपेंडेंट की जो लड़ाई लड़े सब वकील थे। हमको प्रॉब्लम ये है कि कैसा एक होना चाहिए, कैसा अपन एक ही एक बात सुनना चाहिए। हाउ वुड वी कंकर विद अदर रादर देन फॉर द सेक ऑफ बहस। में देखा बहुत से लोग बहस की खातिर बहस करते। मैं एक बात बोलना शुरू कर दिया आफ्टर लॉन्ग टॉरेंशियल एक्सपीरियंसेस कि जस्ट बिकॉज यू आर राइट आई एम नॉट रॉन्ग बॉस। आपका भी परसेप्शन सही होगा, हो सकता है मेरा भी परसेप्शन सही होगा, आपके एंगल से 9 होगा, मेरे एंगल से 6 होगा। एंगल ऑल्सो मेक्स डिफरेंस। द पॉइंट इज दिस कि अगर आप वेस्टेड इंटरेस्ट है, अगर मैं आप लोग के साथ बैठा हुआ हूं और मेरे को ऐसा दिख रहा कि आप लोग मेरे खिलाफ है, इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे में आया। वारिस भाई गवाह है, एक बार मैं गया था कुछ स्कॉलर्स की मीटिंग में, तो उनको मैं पूछा कि आप लोग ये हमारे को क्यों हर बार ये बात बोलते कि जंगे जमल थी, जंगे सफीन थी, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की थी, हजरत बीबी आयशा से, जब अशरे मुबश्शरा थे तो फिर आपका क्या औखत है कि आप उनको बोले कि इनकी थी? देखिए, इफ यू सी देयर वाज अ कम्बैटिव वॉर, आपको ये बोलना जरूरी है कि उसमें से कोई गलत थी, हमारी औखत नहीं है बोलने की। तो आप ये क्यों नहीं उसके अंदर से देखते कि पहली बार जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे को सुन्नत दिए और उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव दिए, फैमिली दिए, उसके साथ साथ कम्बैटिव दिए, वॉर्स के आप रिजल्ट्स देखिए, स्पेन फला फला हिस्ट्री तो मैं बात करने की जरूरत। आप देखिए सब में सक्सेस है। एडमिनिस्ट्रेशन में हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तक देखिए आप। बाद में हुआ क्या? अंग्रेज़ सोचे कि इन्हों ऐसा नहीं टूटते, अंदर से टूटना चाहिए। अब्दुल्ला बिन सबा नाम वेरी फेमस, वी ऑल नो, 9 साल मक्का में रहा, मदीना में रहा, मुसलमान हुआ, मरा तो मालूम हुआ जू था। और वहां से आप देख लीजिए हजरत उस्मान के साथ क्या क्या हुआ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मेरा सोचना यह है कि हमको, मैं जब एक बार ये बात मेरे फ्लैट पे बोला तो मेरे जो बड़े फर्जंद हैं कंप्यूटर्स में, ही फेल्ट वेरी बैड, लेकिन मैं ऐसी चीज़ एक चीज़ महसूस करा कि मैं कमा रहा हूँ कुछ वेल्थ, जिसका वर्ड बोलते जमा कर रहा हूँ, और मैं अपनी औलाद को देके ख़त्म कर जा रहा हूँ। और अगर फ़र्ज करिए मेरे वालिद मेरे को दिए हुए हैं कोई चीज़ और मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूँ तो फिर मैं ज़ीरो हो जाऊँ। तो इसमें हमको प्रॉब्लम क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज़ गिवन अस मेरिट, और merit is not necessarily your own children. Your progeny is your progeny, but the progeny of Rasulullah is also important. तो मेरे को ऐसा दिखता है कि हम हर एक आदमी 5 और 10 का अगर साथ दे सके, in whatever way you can, in whatever way he wants, तो शायद हम अपने आप को, अपनी कम्युनिटी एट लार्ज को डेवलप कर सकें। सर मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे को मैं ये नहीं सोच सकता कि डॉक्टर्स बाहर आके कोई बात करेंगे, बिकॉज आई नो व्हाट दे आर रिक्वायर्ड टू डू। इंजीनियर्स अपना काम करते रहेंगे, उनको तो मालूम ही नहीं सीमेंट कंक्रीट 3 ही चीज़ें माना। हु वुड डू इफ नॉट अ लॉयर? हु एल्स वुड डू? हमको जाना है जजेस के सामने, हमको जाना है पुलिस स्टेशन में, हमको जाना है अपनी पब्लिक में, उनको राइट देना है। मैं आपको फिर एक बार लास्ट टाइम एक बात बोलता हूँ, जो मैं ये रेप्रेसिव लॉस के बारे में बात कर रहा था, पोटा, टाडा, यूपीए, ये सब। देखिए, लॉ इज ओनली सीआरपीसी, ये तो हम सबको मालूम, टेक्स्ट इज ओनली आईपीसी। अब एक लाइन 1974 में इंदिरा गांधी की तरफ से ऐड हुई थी आर्टिकल 16 में, ये बोल के कि स्टेट कैन मेक अ लॉ फॉर
सॉवरेनिटी। अब वो सॉवरेनिटी में पोटा टोटा चोटा ये सब आ गया, उसके एक ही विक्टिम्स हैं। मैं आपको एक बता रहा हूँ, एक गाजी है जिसका नाम है यूसुफ, तमिलनाडु में। मैं कभी बुलाऊंगा, आप लोग आइए, आप देखिए, जुनून है। मैं चूंकि उनके ब्लॉग का हूँ, सारा डेटा वो यूसुफ के पास 24 घंटे यही काम है, और कुछ पेपर्स मेरे पास भी है। I want to take up these issues before higher courts. I don't have a firm belief of going to Supreme Court on any matter. इस वास्ते मैं सोचता हूँ कि मेरे स्टेट का हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनली मेरे को जाके बोलना चाहिए, बिकॉज हाई कोर्ट मेरे स्टेट का है, मेरे को सुप्रीम कोर्ट बार बार जाना नहीं है। आज का तो बड़ा तमाशे का सुप्रीम कोर्ट है। और जब एक बात परसों वकला में उठी, प्रशांत भूषण बोले करप्ट है, मैं बोला आपको 13 में से 8 नाम तो मैं यहाँ बैठ के गिनता हूँ कि कौन से चीफ जस्टिस करप्ट थे। वी आर नॉट ऑन द पॉइंट एट ऑल। कल शायद कोई जर्नलिस्ट में से बात कर रहे थे कि किसकी गलती है, तो मेरा बोलना यह था कि गलती हमारी है, इस वजह से कि एक चीज गौर करके देखिए, प्रज्ञा डिस्चार्ज बाय द कोर्ट, हम बात नहीं कर रहे, दैट वरीज मी। पुरोहित डिस्चार्ज बाय द कोर्ट 259 223, कोई बात नहीं करे, हम भी बात नहीं कर रहे, दैट वरीज मी। देन बाद में आई है मोदी, उसका एक सीबीआई का पुराना डायरेक्टर था, ब्राह्मण था, राघवन, वी ऑल नो दैट। वो क्लीन चिट दिया, बावजूद उसके कि सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच को माइकस क्यूरिया बोला कि आप ऐसी क्लीन चिट नहीं ले सकते, ट्रायल चलाना चाहिए। उसकी मर्जी के बावजूद वेंकट चलाया कि फिर एक ब्राह्मण, वेंकट चलाया की बेंच थी, उसको क्लीन चिट दिए। दे वांटेड टू मेक हिम दिस प्राइम मिनिस्टरशिप, और वो करना था, उसको गुत्ता दिए थे कि आप आप गुजरात में करके आओ, इंडिया में आओ, मोदी को करे। फिर आप देखिए थोड़े दिन के बाद, जब 2014 के बाद अमित शाह को डिस्चार्ज, ये डिस्चार्ज की फैशन कहां से आ गई 2014 के बाद? वी ऑल नो पावर ऑफ डिस्चार्ज, वी ऑल हैव आर्ग्यूड पावर ऑफ डिस्चार्जेस, वी हैव आर्ग्यूड फॉर डिस्चार्ज, वी हैव आर्ग्यूड फॉर नॉट फॉर डिस्चार्ज। लेकिन ये कैसा हो गया? आई एम कंसर्न, आई एम टेरिबली कंसर्न फॉर द फैक्ट कि हम बात नहीं कर रहे, वी आर नॉट ओपनिंग आवर माउथ, वी आर नॉट डिस्कसिंग अमंग आवरसेल्व्स, वी हैव टेकन इट इन आवर स्ट्राइड। कितनी देर और है, आप आ रहे हैं बोलिए जी। दूसरी चीज, वहां से थोड़ा आगे आइए, कल एक साहब आके बोले कि गलती किसकी है? बाबरी मस्जिद सिविल केस में एमपी, वी आर नॉट टॉकिंग। जो बाबरी मस्जिद को क्रिमिनल केस में एक्विट करा, उसको परसों ह्यूमन राइट्स। जो जज परसों तक सारे गवर्नमेंट के फेवर में दिया, उसका नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। अगर हम ये नहीं बात करेंगे तो फिर क्या होने वाला है? आर वी एक्सेप्टिंग व्हाट इज हैपनिंग नाउ? ये चीजें मैं समझता हूँ हमारे लिए इंट्रोस्पेक्शन की चीज है। ये समझता हूँ कि अगर आप लोग हैं और आप लोग में से कोई कंसर्न है, अलीम भाई के पास है, चूंकि वी हैव सैट टुगेदर, एक कोशिश करेंगे कि हम लोग एक साथ रहें, एक ब्लॉग बनाएं, उस पर कुछ ऐसी चीजें हम पोस्ट करें विच कैन इनलाइटन ईच अदर। ये एक मेरा कंसर्न था। दूसरा एक चीज मेरे को एक आप लोग से मैं और एक बात शेयर करना चाह रहा था। आसिम आनंद, ये बदमाश बाहर से आया, ब्लास्ट करा, 16 लोग मरे, वो मुसलमान थे, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को प्रॉब्लम नहीं। मेरा प्रॉब्लम यह है कि हमको भी प्रॉब्लम नहीं। हाउ आर वी नॉट कंसर्न? तो आप व्हाई डू यू थिंक कि टुमारो विल नॉट बी किल्ड, माय सन विल नॉट बी किल्ड, माय ब्रदर विल नॉट बी किल्ड, दे विल बी किल्ड? तो फिर क्या होगा? तो हम वही वक्त पे उठेंगे जब मेरा कोई मरेगा। तो मक्का मस्जिद ब्लास्ट में जब बच्चों को अंदर लेके जाके बंद करे, यही आसिम आनंद बदमाश का कन्फेशन है, उसके बावजूद एक्विट। और आप देखिए मेरे पास अभी तक ये दूसरे फोन में उसकी फोटो है, वो रविंदर रेड्डी बदमाश जज गोज एंड जॉइन्स बीजेपी विद इन 3 days। आई एम नॉट बॉदर्ड, आई एम बॉदर्ड कि हमारी मुसलमान इंटेलिजेंसिया खामोश है। वी हैव नॉट स्पोकन टू एनीबडी। और क्लर्जी, मैं लास्ट में ज्यादा नहीं बोलना चाह रहा हूँ क्लर्जी के बारे में, लेकिन मैं एक चीज देखा कि वी हैव लॉट ऑफ बिलीफ ऑन क्लर्जी। तो मेरा ये सोचना है कि हमको इंटेलेक्चुअली
इम्प्रूव करना है और हमको इंटेलेक्चुअल सोसाइटी बनाना है। अगर आप आरएसएस इज नॉट बाय क्लर्जी, और आज और देखिए और एक चीज है, दिस इज अ गेम ऑफ पावर। वो भी ब्राह्मण थे, नेहरू से बड़ा ब्राह्मण कोई आरएसएस में नहीं, लेकिन वो भी ब्राह्मण थे। हमारे इंडिया में एक बाइनरी ये है कि कांग्रेस ऐसी, नेहरू भी ब्राह्मण है, आपका कम्युनिस्ट सीताराम येचुरी भी ब्राह्मण है। द थियोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज दिस, इफ यू वांट टू रूल यू डिवाइड अमंग्स योरसेल्फ। लोगों को डिवाइड करो, हम क्यों डिवाइड होना। तो आप देखिए सीताराम येचुरी कम्युनिज्म में कहां से आ सकता है व्हेन ही इज अ ब्राह्मण, और उनकी सनातन बिलीफ और कम्युनिज्म दोनों में फर्क है। दे क्रिएट दिस बाइनरी। हमको जाना है क्या, हम तो लॉयर हैं, हमको तो ये सिखाए हमारे सीनियर्स कि आप किताब पढ़िए, आप जजमेंट करिए और उसके बाद आप एक काम करिए। लेकिन मैं देख रहा हूं कि हमारे पास एक मिसिंग पॉइंट ये है कि ये मेरी पर्सनल बिलीफ है। मैं पहली बार कुछ शायद मजहब की मेरी बिलीफ के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को उससे बहुत डर होता। मेरे को डर इस वास्ते होता है कि परसों कुछ स्कॉलर्स, मुस्लिम स्कॉलर्स के पास गए थे और वो लोग ऐसे टेढ़े बिंगे बातें करने लगे थे। तो मैं बड़ा वो हूँ, वारिस भाई वहाँ पे है, बड़े परेशान थे मेरे से, और जो लेके गए उन्होंने तो मेरे से 6 महीने बात नहीं करे। मैं उनको यही बोला कि हमको कौन डिवाइड करे, हम सबको नहीं मालूम हम किस मसलक से, और वी आर नॉट कंसर्न ऑल्सो। लेकिन आप अहले हदीस है तो फिर आप दरगाह के कुछ फला है और कोई वो नहीं, अपन फिर सब्सक्राइब नहीं करेंगे। मैं सिर्फ उसको पासिंग ऑबिटर डिक्टा पासिंग फेज में मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि मैं देखा कि क्लर्जी डिवाइड्स अस, तो कैन एडवोकेट्स यूनाइट एंड रीयूनाइट। अभी एक नई दीवानी चीज चल रही है जिसका मैं भी मेंबर हूं, इंडियन रीयूनिफिकेशन एसोसिएशन, वो मार्कंडा काटजू बैठ के चला रहे, मैं भी उसका मेंबर हूं। और मैं वो बमनों के पास भेजता हूँ, बड़े खुश है। तो मैं बोला आप लोग स्टूपिड है इस वजह से कि 22 करोड़ बांग्लादेश में, 20 करोड़ वहां हमारे, और 67 करोड़ 70 करोड़ होते, और ये 70 करोड़ के आप जैसा बोलते कि सबको 12-12 बच्चे हैं, 2 साल में 150 आप लोग बच्चे हो जाते। तो आपको मुसलमान होना या नहीं होना। मैं आप लोग से एक चीज फाइनली बोलना चाह रहा हूं, मेरे को ऐसा दिखता कि अल्लाह ताला की तौफीक है कि हम मुसलमान पैदा हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम मुसलमान तो है, लेकिन मेरे को ये डिसाइड करना है कि एम आई अ मुस्लिम बाय नेम और बाय प्रिविलेज, और आई वांट टू बी अ मुस्लिम बाय प्रैक्टिस। मेरी तो झगड़ा हिंदुओं से है ही नहीं, तुम्हारे लोग ये करते, तो मैं बोला आप उनको मुसलमान गिनिए ही नको, मेरे से बात करिए, मेरे को बता दीजिए जो जो आपके गलतियां हैं मेरे को बता दीजिए। तो मैं आप लोग के साथ मेरा डिस्कशन इस बात पे ख़त्म करता हूँ कि मेरा बड़ा फर्म बिलीफ है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मेरे को ऐसा दिखता है कि हम जो थ्योरीज ऑफ फिलॉसफीज, थियोलॉजीज और थ्योरीज है दुनिया में काफ़ी है, एरिस्टोटल है, सोक्रेटिस है और शेक्सपियर है, हम सबको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को एज अ साइंस नहीं शायद फॉलो कर रहे, मैं शायद फॉलो नहीं कर रहा हूँ। मेरे को बड़ा खूबसूरत दिखता वो कि मोहम्मद से वफा तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे है। आई थिंक वी नीड टू रीलुक आवरसेल्व्स कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको हर चीज़ दिए, आर वी मिसिंग दैट एंड दस सफरिंग। थोड़ा ये चीज़ पे हम करेंगे। दूसरी चीज़, यूनाइट हमको अनकंडीशनली अनक्वालिफाइड अगर होना है, एक आवाज़ बनना है। देखिए पावर, इट्स अ गेम ऑफ पावर। आई एंड अप बाय सेइंग Brahmins have worked from 1925 and they gained power after 70 years. We ruled for 800 years, we जो भी रूल करे थे, but if we want to be relevant in power, if we have to be relevant in power, हमको एक होना पड़ता, एक तरीके से सोचना पड़ता, एक तरीके से बात होना पड़ता, हमारी इंडिविजुअलिटी को बाकी रखते हुए। दिस इज माई थॉट। मैं बड़ा कंसर्न था कि आप लोग से शेयर करूंगा ये बात। ये जनरल मेरा एक डिस्कशन है आप लोग से, और मैं समझता हूँ कि अगर इससे बेहतर कोई सजेशन हम बैठ सके, दे सके आगे, तो इंशाल्लाह फिर विल मीट नेक्स्ट टाइम। खुदा हाफिज।